हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रिय रंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिट ऑफ टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, आरजीएस सीबीएचयू। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में। आज वीक 6 का तीसरा लेक्चर आज देखेंगे, फर्स्ट एड फॉर लाइव स्टॉक हेल्थ, यानी पशुधन स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक उपचार। इस व्याख्यान में हम लोग कवर करेंगे परिचय के साथ साथ फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती है, या किट जिसको बोलते हैं उसमें क्या क्या होती है, और जो कॉमन कंडीशंस हैं जहाँ पे प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में देखेंगे। एनिमल्स कैन एक्सपीरियंस द सडन इंजुरी। जैसे मनुष्यों में भी कई बार आप देखते हैं कि अचानक से कोई चोट लग गई, आघात पहुंच गया, या बीमार हो गए, या कई इमरजेंसी कंडीशंस आ जाते हैं, तो इट रिक्वायर्स द इमीडिएट अटेंशन। आपको उसी समय उनके कुछ प्राथमिक देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा पशुओं में भी होता है। एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, बीमार पड़ गए, तो उसमें आप क्या करेंगे? या तो डॉक्टर के पास जाएंगे या डॉक्टर को बुलाएंगे, तो थोड़ा समय लग जाता है। तो उस बीच में आप क्या करें ताकि उनके प्राण को बचाया जा सके? तो ये इमरजेंसी जो है कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। ये कोई कह करके नहीं आता इमरजेंसी कभी हम आने वाले हैं, या अचानक से सडनली कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए तैयार रहें, उसकी जानकारी होनी चाहिए, और अगर हम तैयार हैं तो अच्छे से देखभाल कर पाएंगे और पशुओं को बचा सकते हैं। सो नोइंग हाउ टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली। अगर आपको पता है कि कैसे हम तुरंत उसमें रिस्पॉन्स करें और इफेक्टिवली कैसे उसको रिस्पॉन्स करें, अगर जानकारी है, तो यही डिफरेंस जो है, इतना ही डिफरेंस जो है ज़िंदगी और मौत के बीच होता है। तो आप अगर जानकारी है तो आप बचा सकते हैं, नहीं है तो फिर आप अपने पशु को खो भी सकते हैं। तो इसलिए इस कोर्स को पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इसकी जानकारी रखें। सो फर्स्ट एड है क्या? सो फर्स्ट एड जो है, इट इज इनिशियल केयर गिवन टू ऑल द इंजूर्ड और इल, और इंजूर्ड अगर वो बीमार है या इंजूर्ड है, चोट लगा हुआ है, अनटिल द वेटनरी ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। जब तक कि उसको वेटनरी ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल ना हो जाए, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो, तो उससे पहले जो हम उपचार करते हैं उसी को फर्स्ट एड कहा जाता है या प्राथमिक उपचार कहा जाता है। सो ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? जैसे सिचुएशन को असेस करना, वो किस तरह का है ना, उसको असेस करते हैं, फिर एनिमल को स्टेबलाइज करते हैं, और फिर प्रिवेंट करते हैं कंडीशन, जो भी कंडीशन उसका बना है और ज़्यादा खराब ना हो जाए, तो उसको एसेस करते हैं। तो एसेस करके और अकॉर्डिंगली फिर उसको हम लोग प्राथमिक उपचार देते हैं। सो ये जो लेक्चर है ये प्रोवाइड करेगा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा कि फर्स्ट एड के लिए हम अधिक से अधिक कैसे हम उसको समझ सकें और कैसे उसको हम लोग उपयोग में ला सकें। जब आप पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये पशुपालन के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार इसकी ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि डॉक्टर्स अवेलेबल समय पे नहीं होते हैं या तुरंत अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो आप प्राथमिक उपचार करके थोड़ा उनके लाइफ को बचाया जा सकता है। तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स में या किट में क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये जो बॉक्स बनाते हैं या जो किट होती है, ये कलेक्शन ऑफ सप्लाईज होते हैं। इसमें कई तरह की सामग्री होती है और छोटे छोटे इक्विपमेंट भी होते हैं जो इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है। जैसे कॉटन उसमें होता है, बैंडेज होता है, गॉज होता है, ग्लव्स होता है, सीजर होता है, टेप, थर्मामीटर, टॉर्च, ट्वीजर, नॉर्मल स्लाइन, टिंचर आयोडीन, एंटीसेप्टिक क्रीम, ओरल रिहाइड्रेशन, एक्टिवेटेड चारकोल, ब्लैंकेट उसको कवर करने के लिए, और कोल्ड पैक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके जो कंडीशंस है। जैसे फर्स्ट एड जो है, पहले वुंड के लिए देखते हैं, घाव के लिए प्राथमिक उपचार। तो ये जो घाव होते हैं ये कई तरह के होते हैं। जो हम लोग वेटनरी साइंस में पढ़ते हैं वो कई तरह के होते हैं, या मेडिकल साइंस में भी सिमिलर होते हैं, कई तरह के घाव होते हैं। जैसे पहला हम अगर ब्रूज की बात करें तो ब्रूज क्या है? ये बहुत सिंपल तरह का एक तरह का घाव है। ये क्लोज्ड वुंड होता है, इसमें स्किन जो है फटता नहीं है, कटता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि स्किन के नीचे, बिलो द सरफेस ऑफ द स्किन, है ना, वो रेडनेस हो जाता है ड्यू टू द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। जैसे आप देखें कोई डंडा से बहुत जोर से तेजी से मार दिया तो वहाँ पे लाल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्किन तो इंटैक्ट है लेकिन उसके नीचे जो है कुछ दाग बन गए, लालिमा बन गई है, तो वो
छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स कैपिलरी होते हैं उनके रप्चर के कारण से वैसे बनते हैं। तो ये बहुत ही अगर माइनर है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, तो इसमें प्राथमिक उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एनिमल को बिना ट्रीटमेंट किए छोड़ सकते हैं। दूसरा कंडीशन है अब्रेजन। अब्रेजन मतलब हुआ कि यहाँ पे स्किन कटता है, ओपन हो जाता है, तो एन ओपन वुंड विथ आउटर लेयर ऑफ स्किन इज डैमेज। जो स्किन का लेयर है, इसमें भी कई लेयर होते हैं, जो आउटर, जिसको खरोच लगना बोलते हैं, आउटर लेयर ऑफ द स्किन जो है वो डैमेज होता है, इसी को अब्रेजन बोलते हैं। और क्या हो सकता है, लेसरेशन, थोड़ा सा इससे गहरा होता है लेसरेशन। एन ओपन वुंड वेयर स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू आर डैमेज, जो स्किन है और उसके अंदर का टिश्यू है वो डैमेज हुआ है। या फिर कट, कट में क्या होता है कि थोड़ा सा और गहरा होता है, ये ओपन वुंड होता है वेयर द स्किन, उसके नीचे का जो सॉफ्ट टिश्यू है और उसके नीचे जो मसल्स है, मांसपेशी है, वो भी डैमेज होते हैं। तो इस तरह के जो घाव होते हैं उसका प्राथमिक उपचार कैसे करें? तो सबसे पहले करना क्या होता है कि इसमें जो भी कंटामिनेटिंग मैटर हैं, जैसे कुछ पत्तियां लगी हुई है या पुआल लगे हुए हैं या धूल लगा हुआ है या कुछ डर्ट लगा हुआ, सबसे पहले उसको क्लीन करना है। उसके बाद उस घाव को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे बिटाडिन मार्केट में अवेलेबल होता है उससे वॉश करते हैं। तो इससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा कम होता है। और इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी वेटनरी डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर स्किन टॉर्न हो गया है, फट गया है स्किन, कई बार होते हैं कि चोट लगने की वजह से स्किन फट जाता है, तो क्या करना है कि दोनों साइड का स्किन जब वहाँ से निकल गया है तो दोनों साइड या जिस साइड से निकला है उसको ओरिजिनल पोजीशन पे स्किन को लाते हैं और ताकि उसके जो अंदर का टिश्यू है वो ढक जाए। और उसके बाद क्या करते हैं कि प्रेशर बैंडेज, एक बैंडेजिंग करते हैं, प्रेशर बैंडेज उसमें अप्लाई कर देते हैं, ताकि अगर ब्लड भी आ रहा है या किसी तरह का कंटामिनेशन होना है तो कोई पैथोजेंस या माइक्रोऑर्गेनिज्म वहाँ पर ना पहुँचे, या ब्लीडिंग हो रही है तो वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो इस तरह से स्किन जब फटता है तो उसको ला करके और उसको उस तरह से करते हैं। एक होता है पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड का मतलब इसको दूसरे शब्दों में पंक्चर वुंड भी कहा जाता है, स्टैब वुंड भी कहा जाता है, जैसे कोई छुरा से मार दिया, चक्कू से मार दिया, इस तरह से जो स्टैबिंग जिसको बोलते हैं, इस तरह के भी वुंड होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट होता है जैसे ब्लंट होता है, बहुत नुकीला नहीं होता है, या पॉइंटेड होता है जो नुकीला होता है, वो डीपर टिश्यू जो बहुत अंदर तक जा करके अगर हम किसी चीज़ से मारे हैं, जानवर को या कोई मार दिया है या चोट लग गई है किसी चीज़ से, तो बहुत अंदर तक जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, शरीर के अंदर जो बहुत सारे के ऑर्गन होते हैं, वहाँ तक भी कई बार पहुँच जाता है। तो ऐसे वुंड को माइल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से थॉरली क्लीन करके फिर डॉक्टर से कांटेक्ट किया जा सकता है। अगर उसमें कुछ पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो है अगर एम्बेडेड है, धंसा हुआ है, तो उसको रिमूव नहीं करना चाहिए, उसको निकालना नहीं चाहिए, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करने से हो सकता है कि घाव और बढ़ जाए, ब्लीडिंग और तेज हो जाए, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा इसको कैसे निकालना है। तो वो डॉक्टर से कर सकते हैं, तो उसको कोशिश भी नहीं करना है, इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। फर्स्ट एड ऑफ ब्लीडिंग है ना, रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचार कैसे करें? तो ब्लीडिंग जो है, अगर किसी जानवर को चोट लगा है, किसी ने मार दिया है, ब्लीडिंग हो रही है या कहीं गिर गया है, तो उस समय क्या करते हैं कि वो ब्लड लॉस जो हो रहा है उसको तुरंत रोकना जरूरी है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो एनिमल शॉक के कंडीशन में भी जा सकता है और इवन उसका डेथ भी हो सकता है। तो ब्लड फ्लो को या ब्लड जो निकल रहा है उसको रोकना जरूरी है। अब ब्लड जो फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में होता है ना। अब ये दो तरह के होते हैं, आर्टरी हो सकते हैं या वेन हो सकता है। आर्टरी को धमनी बोलते हैं हिंदी में और वेन को सिरा बोलते हैं। तो अगर आर्टरी में बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि हार्ट जो है पंप करता है तो आर्टरी के थ्रू ही टिश्यू तक पहुंचता है, तो उसमें बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होता है और वेन से थोड़ा धीरे धीरे वो वापस भी जाता है। तो अगर आर्टरी अगर कटा है तो क्या होगा कि उसका जो ब्लड का कलर होगा वो ब्राइट रेड कलर का होगा और स्प्रट आउट, वो तेजी से धार के रूप में बाहर निकलता है। तो समझ जाइए कि आर्टरी इसका रप्चर हुआ है और ये धार के रूप में तेजी से हाई प्रेशर के साथ ये निकल रहा है। अगर वो ब्लीडिंग वेन से हो रहा है तो डार्क रेड कलर का वो ब्लड होगा। थोड़ा सा पहचानने का आइडिया होना चाहिए, ब्राइट रेड किसको बोलेंगे, डार्क रेड किसको करेंगे। और वो एक सामान्य रूप से वो फ्लो करता रहेगा, निकलता रहेगा, उसमें वो बहुत तेजी के धार के साथ वो नहीं निकलेगा। तो वो समझिए कि वो वेन कटा हुआ है, उसका जो है सिरा कटा हुआ है।
उसी तरह के और छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको कैपिलरी बोलते हैं या हिंदी में केशिका बोलते हैं, इससे ब्लड जो है धीरे धीरे बाहर निकलता है स्लोली, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है। तो समझिए कि वो कैपिलरीज निकला है। लेकिन चाहे वो धमनी कटा हो, सिरा कटा हो या केशिका कटा हो, उसमें क्या है कि हर कंडीशन में ब्लड को रोकना जरूरी है। तो कैसे करते हैं, कैसे रोकेंगे इसको? अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है तो कवर द उंड को जो है जहाँ पे घाव बना है उसको एक क्लीन जो है पट्टी लेकर के, गाउज जो होता है थिक पट्टी से उसको बांध दें और वहां पे प्रेस करके रखें 3 से 5 मिनट तक। 3 से 5 एक पट्टी से बांध करके वहां पे ऐसे हाथ से दबा करके प्रेस करके 3 से 5 मिनट तक रखें तो ब्लीडिंग बंद हो जाती है कुछ देर में। या 3 से 5 मिनट में नहीं बंद हो रहा है, कुछ ज़्यादा समय लग रहा है क्लोटिंग को या खून को थक्का जमने में या बनने में, तो उतना देर तक उसको दबा कर रखते हैं ताकि वो खून उसमें बंद हो जाए। अगर सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो प्रेशर बैंडेज उसमें अप्लाई करते हैं। प्रेशर बैंडेज जो है उसमें अप्लाई करते हैं। अगर उस प्रेशर बैंडेज एक बार जब हमने अप्लाई किया उससे भी नहीं रुक रहा है तो एक और उसके ऊपर प्रेशर बैंडेज लगाते हैं ताकि वो ब्लीडिंग कम हो। उस कंडीशन में ध्यान देना ये है कि जो पहला प्रेशर बैंडेज हमने लगाया था उसको खोलना नहीं है। अगर खोलेंगे तो हो सकता है वुंड और डिस्टर्ब हो और तेजी से ब्लीडिंग होना लगे। तो जो पहला लगाए थे अगर वहां पे नहीं रुक रहा तो उसके ऊपर दूसरा लगा सकते हैं या तीसरा लगा सकते हैं। तो इस तरह से ब्लड फ्लो को रोकने में अगर बैंडेज लगाएंगे तो हेल्प मिलता है। और इसके बाद फिर आप डॉक्टर को बुलाएं या वहां तक पशु को ले जाएं तो फिर उसका फर्दर ट्रीटमेंट इलाज हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हो गया है या स्प्रेन हो गया है या स्ट्रेन हो गया। फ्रैक्चर मतलब क्या? हड्डी का टूट जाना या अस्थिभंग जिसको बोलते हैं, मोच आ जाना जिसको स्प्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन मतलब खिंचाव आ गया कहीं पे पैर में तो उसको स्ट्रेन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में प्राथमिक उपचार कैसे करें? तो जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर मतलब ब्रोकन बोन, हड्डी का टूट जाना। अब ये कई तरह का होते हैं लेकिन यहाँ पे हम आसानी भाषा में समझने के लिए 2 तरह का बता रहे हैं। एक तो हो गया ओपन। ओपन मतलब कि स्किन फटा कटा और उस स्किन से होते हुए हड्डी बाहर आ गई, तो इसको बोलते हैं ओपन फ्रैक्चर। क्लोज्ड फ्रैक्चर हुआ कि फ्रैक्चर तो हुआ, हड्डी तो टूटा लेकिन वो स्किन से बाहर, स्किन इंटैक्ट है, स्किन से बाहर नहीं आ पाया, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर। तो सबसे पहले जो है कि ये असेस करना जरूरी है कि अगर उसके पैर में कहीं दिक्कत है जानवर को, तो सबसे पहले ये जानिए कि वो रियल में फ्रैक्चर ही है या डिसलोकेशन है। डिसलोकेशन मतलब ज्वाइंट से क्या होता है, जैसे हिप का ज्वाइंट है तो वहां से बोन का हट जाना, डिसलोकेट हो गया है, अपनी जगह से हट गया है जिसको बोलते हैं, तो उसके कारण से भी पैर में दिक्कत आ सकती है। तो पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि डिसलोकेशन है या फ्रैक्चर है। तो फ्रैक्चर जो होगा उसमें लिंपिंग, लंगड़ा करके चलेगी जानवर, है ना। पेन, बहुत ज्यादा पेन होता है एट द साइट ऑफ इंजुरी, जहां पे टूटा हुआ है बहुत तेजी से पेन होता है। लिम्ब का डिफॉर्मिटी हो जाता है ना, और ट्विस्टिंग भी हो जाता है, टेढ़ा भी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन के टाइप ऑफ फ्रैक्चर कैसा है। और वहां पे कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाता है, तो समझ जाइए कि उसको फ्रैक्चर है। तो फ्रैक्चर जब होता है तो डू नॉट ट्राई टू रिसेट, आप बोन को जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होगा, आप जोड़ नहीं पाएंगे, तो उसको कोशिश भी नहीं करना है कि जोड़े, चाहे वो ओपन हो या क्लोज हो, दोनों कंडीशन में आपको कोशिश नहीं करनी है कि हम बोन को जोड़ें या हड्डी को एक साथ ला करके जोड़ें। करना क्या है कि इफ फ्रैक्चर इज ओपन, खुला फ्रैक्चर है, ओपन है, तो इस कंडीशन में डोंट अप्लाई द स्प्लिंट। स्प्लिंट उसको बोलते हैं जैसे कमाची गांव के भाषा में, या कमची बोलते हैं, जो लकड़ी का या कुछ हार्ड सब्सटेंस का लंबा वो बना करके उसके चारों तरफ बांधते हैं, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया होगा। ये एक स्प्लिंट है, एक नीचे स्प्लिंट दे करके कोशिश कर रहा है ये फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करने के लिए। तो ओपन वुंड में क्या करना है, ओपन फ्रैक्चर जब बना है तो उसमें आपको ये स्प्लिंट नहीं लगानी है, जस्ट आप एक पट्टी लगा सकते हैं, बैंडेजिंग कर सकते हैं टू प्रिवेंट द फर्दर कंटामिनेशन। कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म या पैथोजन नहीं है, उसको इन्फेक्शन ना फैले, और डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। लेकिन अगर क्लोज्ड है, फ्रैक्चर क्लोज्ड है, तो आप इस तरह से स्प्लिंट पैर में लगा सकते हैं और इसको बांध सकते हैं ताकि अपने जगह से वो हड्डी जो है उसका हिले नहीं, कोशिश रहे कि वो इमोबिलाइज हो, और फिर डॉक्टर को बुला सकते हैं। ये जो है इस तरह का अगर स्प्लिंट लगाते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो नर्व होते हैं उनके डैमेज को भी बचाता है, फर्दर जो कंडीशन खराब होगा उससे ये बचाएगा। ब्लड वेसल्स जिसमें खून का बहाव होता है उसको भी डैमेज होने से बचाएगा,
और अदर टिश्यू जो आसपास में जो ऊतक हैं, जो टिश्यू हैं, उनको भी डैमेज होने से ये बचाएगा। और फिर जब इतना करने के बाद है किसी डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये कंडीशन को और ज़्यादा खराब होने से ये बचाता है। स्प्लिंट जो हमने यहाँ पे देखे लकड़ी का हो सकता है या फिर कोई हार्ड मटेरियल जैसे पीवीसी का भी हो सकता है, किसी का भी आप बना करके टेम्पोरली उसको इमोबिलाइज कर सकते हैं। अगर स्ट्रेन है या स्प्रेन है ना, जैसे खिंचाव हो गया, मोच आ गया, तो उस कंडीशन में भी इस तरह का स्प्लिंट लगा करके टेम्पोररी उसको इमोबिलाइज किया जा सकता है। फर्स्ट एड फॉर हेड इंजरी, कई बार क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है, जानवर गिर गई या रोड में क्रॉस कर रही थी किसी गाड़ी से, किसी मोटर से, उसको लग गया, तो उस समय हेड इंजरी के भी चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे पहचानेंगे? ये अनकॉन्शियसनेस होता है, बेहोशी के हालत में हो सकते हैं जानवर, उनका बिहेवियर असामान्य हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो ब्लीडिंग हो सकता है या फ्लूइड बाहर आ सकता है। कहाँ से? उनके नाक से, नोज से और ईयर से, कान से भी खून निकल सकते हैं, नाक से निकल सकते हैं। प्यूपिल जो आँख की पुतली को आप देखेंगे तो दोनों आँख की पुतली का जो साइज है वो अलग अलग दिखाई पड़ेगा। तो ये सब जो क्लिनिकल साइन है ये सब बताता है कि हाँ, इसके माथे में कहीं पे गंभीर चोट आई है। तो इस कंडीशन में क्या करना है कि जब एनिमल बेहोश है तो उनके जो एयर पैसेज हैं, जो सांस लेने के जो पैसेज हैं, उनको क्लियर रखना है। अगर वो क्लियर नहीं रहेगा तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है उनको। तो इसके लिए क्या करना कि हेड जो है, उसका जो सर है उसको नीचे रखना है, उसके गर्दन और चेस्ट से, मतलब जो छाती वाला पोर्शन है और उसका गर्दन वाला पोर्शन है उससे नीचे रखिए, थोड़ा सा उसको ऊपर उठा कर रखेंगे। तो ये क्या करेगा कि अंदर जो माउथ में जो फ्लूइड जमा हुआ है, अगर वोमिशन करने वाला जानवर तो वोमिट हो सकता है या कुछ सिक्रीशंस हो सकते हैं, म्यूकस हो सकता है, वो सब क्या है कि नाक और मुंह को जाम किए रहते हैं। तो वैसे करने से वो फ्लूइड जो है बाहर निकल जाएगा, तो उसको सांस लेने में आसानी होगी। या हाथ से भी अगर दिख रहा है तो आप उसको निकाल सकते हैं ताकि पैसेज क्लियर रहे, उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। तो ये क्या है कि लाइफ को सेव करने में हेल्प करेगा। इसके बाद फिर कॉन्टेक्ट कीजिए, थोड़ा सा समय मिल जाएगा। अगर आई इंजुरी है, आंखों में चोट लग गई है, तब फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार इसका कैसे करेंगे? तो ये जो आंखों में जो इंजुरी होती है, ये जो ज़्यादातर होती है कोई फॉरेन बॉडी, जो बाहरी चीज़ें हैं वो आंख में चला गया, जैसे कुछ कंकड़ चला गया, कुछ डर चला गया, पत्तियां चली गई, तो उसके कारण से हो सकता है। या फिर धुआं, अगर अगल बगल कहीं पे आग लग गई है, कुछ हो गया है, तो उसके जो धुआं आ रहे हैं, आप जानवर को वहाँ पे रखे हुए हैं, तो धुएं के कारण से भी आँख जो है इंजुरी हो सकती है। या फिर ट्रॉमा, अभिघात जिसको बोलते हैं कि उसको चोट लगा है, तो उसके कारण से भी आँख खराब हो सकती है। और ये जो है, ये अगर इस तरह की चीज़ें होती, इंजुरी होती है, तो दिस कैन लीड टू द इन्फेक्शन, संक्रमण भी फैल सकता है और इवन ब्लाइंडनेस, अंधापन भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि इसको प्राथमिक उपचार देना जरूरी है, नहीं तो आप अपने पशु के आँख जो है वो खो सकते हैं। तो अब फॉरेन मटेरियल इन द आई में कॉज द रेडनेस, अगर उसमें कोई फॉरेन मटेरियल है अंदर में तो रेडनेस, आँख लाल हो सकता है पशु का। लैक्राइमेशन मतलब उसमें टीयरिंग, मतलब आंसू उससे गिरते रहेंगे, आंख से निकलता रहेगा। इरिटेशन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है आंख को, और जब इरिटेशन होगा तो एनिमल क्या करेंगी, उसको आंख को रब करेंगे। जैसे अगर खूंटे में बांध के रखा हुआ तो खूंटे से आंख को खुजलाना चाहेंगे, उसको रब करेंगे, या पाउच से उसको मारेंगे, उसको खुर से उसको मारती हैं कि उसका आंख में थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो समझिए कि ये आंख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो उसमें क्या करना है कि जो आई में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जानवर जो है उसमें जो कर रहा है, खुर मार रहा है या कुछ रगड़ रहा है, तो उसमें देखिए कि आई जो है उसको एग्जामिन कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। सो अगर फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है, वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है ना, बाहरी चीज़ें कुछ है, तो उसको रिंज करना है, पानी के धार से जो है उसको क्लीन करना है। अब पानी, क्लीन पानी होना चाहिए, या फिर सलाइन, नॉर्मल सलाइन जिसको बोलते हैं, मार्केट में अवेलेबल होता है, तो उससे भी, दोनों से वो हम क्लीन कर सकते हैं। इतनी धार से मारें ताकि वो जो है, जो भी फंसा हुआ है आई में, वो निकल जाए। अगर नहीं निकल रहा है तो उसको बहुत सावधानी पूर्वक जो है निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं निकल रहा है, पेनिट्रेटिंग है, उसमें धंसा हुआ है, तो फिर कोशिश करना बेकार है, उसको मत निकालिए, कोई एक्सपर्ट या डॉक्टर ही उसको निकाल सकते हैं। अगर स्मोक, धुएं से अगर इंजरी पहुंची है आंख को, या फिर उसको कहीं चोट भी लगा है, तो उसको जो है क्या करते हैं हम लोग कि उसको भी पानी से या सलाइन वाटर से पहले उसको वॉश करते हैं, है ना। अगर ब्लड है, ट्रॉमा, अगर बहुत ज़्यादा चोट लगा है, ब्लीड हो रहा है, ब्लड आ रहा है या ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है,
तो इस कंडीशन में तुरंत वेटनरियंस की ज़रूरत पड़ती है। आप तुरंत इमिडिएटली कांटेक्ट करें, वहाँ ले जाएं या उनको बुला सकते हैं और उनका इलाज करा सकते हैं। कई बार क्या होते हैं कि पशु जल जाते हैं, है ना, कहीं पे आग लग गई या आपके फार्म में ही आग लग गई, जल गई, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो सबसे पहले ये देखना है कि जो बर्न हुआ है, पशु जो जली है, उसको एसेस करना है कितना जला हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर जला हुआ है तो फिर उसको बचाया भी नहीं जा सकता है। अगर वो माइल्ड है, बहुत कम है, देन क्या करना है, फ्लश द एरिया, जहाँ पे जला हुआ है उसको कोल्ड वाटर, ठंडा पानी से उसको धोएं, ठंडा पानी से धोएं, या फिर कोल्ड कंप्रेस, है ना, तौलिए को भिगो करके, है ना, उसके ऊपर जो है थोड़ा एक पट्टी जैसा बांध करके उसको रखें कुछ मिनट तक। तो इससे क्या होता है कि आराम मिलता है, जलन में आराम मिलता है, और फिर आप अकॉर्डिंगली अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें, नहीं जरूरत पड़ती है तो कोई बात नहीं है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसको एनिमल को ओवर कूलिंग, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। कई बार क्या करते हैं कि आइस लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा अचानक से ठंडा कर देते हैं, नहीं, ऐसा करना सही नहीं है। तो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसको जो है पानी से उसको ठंडा करना है। इन केस ऑफ सीवियर बर्न, बहुत ज़्यादा जल गई है जानवर, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आपको जो है एनिमल उस कंडीशन में शॉक में जा सकती है, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, या डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जब स्किन नहीं रहता है, जल गया तो स्किन खत्म हो गया, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, और लॉस हो गया तो फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी उनको डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, उसके पेन को, उसके शॉक को मेंटेन करने के लिए। तो अगर वो 50% से कम, अगर पूरा शरीर है, अगर 50% से कम जला हुआ है, तब तो डॉक्टर कोशिश कर सकते हैं बचाने का। अगर उससे ज़्यादा जला हुआ है तो जानवर का या पशु का बचना मुश्किल होता है, उस कंडीशन में बचाना मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में यूथनेसिया कई बार रिकमेंड किया जाता है। यूथनेसिया मतलब सुखमय मृत्यु, ऐसा मृत्यु उसको दिया जाता है जिसमें तकलीफ न हो जानवर को। तो कई बार ऐसे करने पड़ते हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में है तो उनको, लेकिन ऐसा पहले तो, सबसे पहले तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जब नहीं बच पाता है तब कई कंट्री में ऐसा रिकमेंडेशन करते हैं। उसके बाद एक कंडीशन है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब किसी भी पशु का या जानवर का अपना बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जैसे हम लोग का भी है, तो एक टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा हो गया तो बोलते हैं कि वो भी सही नहीं है, बुखार आ गया, उससे कम हो गया तब भी सही नहीं है। तो यहाँ पे हाइपोथर्मिया का मतलब है कि बॉडी का टेम्परेचर का गिर जाना, कम हो जाना। नॉर्मल जो टेम्परेचर था, अब सभी पशु के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम गाय भैंस की बात करें तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 तक जाता है, इस तरह से। उससे ज़्यादा अगर फिर 4-5 चला गया तो हम लोग बुखार मानते हैं। तो ये हाइपोथर्मिया उससे कम हो गया, 96 आ गया, 94 आ गया, है ना, तो इस कंडीशन में हम लोग हाइपोथर्मिया मानते हैं। तो अगर ऐसा बनता है, अब हाइपोथर्मिया किसी भी कारण से हो, बहुत सारा कारण हो सकता है हाइपोथर्मिया होने का, वो अलग मैटर है। पहले अगर हाइपोथर्मिया होगा तो इमिडिएटली हम करें क्या, कैसे करें? तो पहले तो पहचानना आपको चाहिए कि हाँ हाइपोथर्मिया है या कोई और चीज़ है। तो हाइपोथर्मिया को पहचान कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे कि उसका जो स्किन है वो ठंडा पड़ा हुआ है, ठंडा हो गया है, या उसके जो एक्सट्रीमिटीज हैं, पैर जो लिम्स हैं, वो भी ठंडा है, शिवरिंग हो रहा है, उसको कंपकपी जिसको बोलते हैं वो हो रहा है, लेथार्जी हो गया है, सुस्त पड़ा हुआ है, और ब्रेडिकार्डिया मतलब उसका जो हार्ट है बहुत धीरे धीरे चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हाइपोथर्मिया। इस कंडीशन में क्या है, ग्रेजुअली वार्म द एनिमल, उस एनिमल को धीरे धीरे करके गर्म करने की जरूरत पड़ती है। कैसे करेंगे? प्राथमिक उपचार दे रहे हैं तो कैसे करेंगे? आर्टिफिशियल हीट सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे हीटर हो सकता है या लैंप हो सकता है, हीट लैंप भी मार्केट में आता है, या फिर हॉट वाटर बॉटल से भी उसको आर्टिफिशियली जो है उसके शरीर को गर्मी पहुंचाया जा सकती है। ठंडा हुआ है तो उसके शरीर पर रखें इस तरह से, तो वो उसको गर्मी मिलेगी, और फिर वो धीरे धीरे करके वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और नहीं अगर करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर वो गिरता जाएगा, और फिर क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि फिर बचाना पशु को मुश्किल हो जाएगा। वंस द बॉडी टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल देन प्रोवाइड द एनर्जी एंड फूड, उसको दे सकते हैं। ओवर हीटिंग ऑफ द एनिमल को अवॉइड करना है, और उसके बाद फिर वेटनरी डॉक्टर को
हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। हाइपरथर्मिया और फीवर में थोड़ा अंतर है। हाइपरथर्मिया जिसको हम लोग लू लगना भी बोलते हैं, हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है। फीवर में क्या होता है, कंट्रोल्ड राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है, कंट्रोल वे में बढ़ता है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। तो अगर हाइपरथर्मिया होता है, इसमें सलाइवेशन बहुत ज़्यादा होगा, रैपिड ब्रीदिंग होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है आँख का कंजेस्टेड होगा, ये या फिर ट्रैकिकार्डिया, हार्ट बीट थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा। तो इस कंडीशन में पशु को कूल प्लेस में रखना है और ग्रेजुअली बॉडी के टेम्परेचर को धीरे धीरे करना है। उसमें पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं या वेट टॉवल रख करके बॉडी को धीरे धीरे ठंडा कर सकते हैं। सांप, कई बार होता है कि सांप काट लिया, तो उसके भी प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि सांप काटने में क्या क्या होता है। एक्सेसिव सलाइवेशन, लार उसके जानवर को बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं, फॉर्मिंग, झाग निकलता है, मसल्स वीक पड़ जाते हैं, डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो जाता है और कन्वल्सन भी होने लगता है। तो इस कंडीशन में एनिमल को शांत रखना है, ज़्यादा उसको हिलाना डुलाना नहीं है। और ध्यान रखना है कि जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि उसके ऊँट को और कट कर दिए या माउथ से सक करके उसके जहर को निकाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। एक प्रेशर इमोबिलाइजेशन बैंडेज, इसमें ध्यान रखिएगा, प्रेशर इमोबिलाइजेशन बैंडेज जो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, जस्ट इनफ टू रेस्ट्रिक्ट द लिम्फ फ्लो। लिम्फ फ्लो, चूंकि ये जो सांप का जहर है वो लिम्फ के थ्रू ही शरीर में फैलता है, ब्लड के थ्रू नहीं फैलता है, तो इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इसी चलते कहा जाता है कि टॉर्निक्वेट या रस्सी से वो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिए तो क्या हुआ कि ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि एक साथ जहर एक ही में रहेगा, अचानक से जब उसको खोलेंगे तो अचानक से जहर जो है पूरा शरीर में फैल जाता है। तो इसका ध्यान देना है कि आपको इम्यूनाइजेशन प्रेशर बैंडेज जो है ये लगाना है, ताकि उसको जो है कुछ समय के लिए हमें समय मिल जाए और डॉक्टर से कांटेक्ट किया जा सके। टॉर्निक्वेट का बिल्कुल भी आप, हमने जैसे बताया कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर बिच्छू काट दिया तो बिच्छू के लिए सबसे पहले देखिए वहाँ पे क्या होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए क्या है कि माइल्ड सोप है ना, या क्लीन वाटर, इससे क्या है कि उसको पहले जो है अच्छे तरह से धोना है। फिर आप उसको रैप द आइस इन अ क्लॉथ, डायरेक्टली आइस नहीं, एक कपड़े में आइस को बांध करके उसके चारों तरफ 10 से 15 मिनट तक के लिए रख सकते हैं, ताकि पेन से आराम मिल सके। और फिर अगर जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। घर का इलाज जो होम रेमेडीज है या कुछ केमिकल कई बार लगा लेते हैं जो पशुपालन के क्षेत्र से जुड़े हुए, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ट्रॉमा या इंजुरी हो गया, कई तरह के होते हैं इसमें, जैसे रोड पे जा रहे हैं, कोई जानवर का एक्सीडेंट हो गया, हाइट से कोई जानवर गिर गया, या आपस में दो जानवर लड़ रहे हैं उसके कारण से इंजुरी हो गया। कई बार आप देखते हैं कि आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो सबसे पहले एयरवेज, ABC, ये ए से एयरवेज, बी से ब्रीदिंग और सी से सर्कुलेशन, मतलब ये इसकी सांस की नली क्लियर है कि नहीं, सांस चल रही है कि नहीं, ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं, और सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो उसके शरीर में हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। और क्या करना है कि हमेशा जो है एयरवेज अगर उसका ओपन नहीं है तो स्ट्रेटन द हेड, हेड को सीधा रखिए, नेक को भी सीधा कीजिए, और उसके टंग को खींच करके एक साइड में कर दीजिए, ताकि जो है उसका जो एयरवेज है वो ओपन हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा कि उसके अंदर जो भी चीजें हैं, अगर वोमिशन होने वाला चीज है, वोमिट कर रही है जानवर, या सलाइवा है या म्यूकस सिक्रेशन है, वो बाहर निकल जाता है, तो एयर पैसेज जो है वो खुल जाता है। तो इस तरह से करके जानवर के थोड़ा सा उसको हम लोग सेव कर सकते हैं। अगर वो सांस नहीं ले रही है, ब्रीदिंग नहीं हो रही है, तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं कि एक ट्यूब लेकर के उसके नोस्ट्रिल तक ले जाते हैं, या आप एक्सपर्ट हैं तो ट्रैकिया जो सांस की नली जो है वहां तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट नहीं है तो नाक में घुसा करके मुंह से फिर फूकेंगे, ब्लो करेंगे तो उसके नाक तक हवा जाएगी, और ये सांस को फिर बढ़ाने में, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देने में उसको हेल्प मिल सकता है इस तरह से। और ज्यादा है तो चेस्ट को कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, और क्या कर सकते हैं, उसके चेस्ट को रगड़ सकते हैं, और उसमें ठंडे पानी का छींटा मार सकते हैं। ऐसे करने से भी रिस्पायरेशन स्टिमुलेट होता है, ब्रीदिंग स्टिमुलेट होता है। हार्ट बीट को चेक करना, अगर हार्ट बीट क्या है कि इंडिकेट करता है कि एनिमल जो है वो लाइव है या नहीं। अगर हार्ट बीट नहीं चल रहा है तो हम उसको डेड मानते हैं। तो हार्ट बीट को चेक करना है, इसको लाइट रोटर मतलब दाहिने की तरफ उसको सुला कर रखना है, ताकि उसमें हार्ट बीट काउंट करने में या लेने में उसमें आसानी हो सके। और अप्लाई रेगुलर इंटरमीडिएट एंड जेंटल प्रेशर ऑन द चेस्ट, चेस्ट में जो है एक प्रेशर हम लोग लगाते हैं, ताकि अगर हार्ट बीट नहीं चल रही तो स्टिमुलेट हो सके।
अगर अनकॉन्शियस है तो अनकॉन्शियस का भी हमने बता भी चुके हैं कि जैसे जानवर को सर पे चोट लग गई, अनकॉन्शियस है, तो उसके लिए क्या करें। ब्लीडिंग के लिए भी हमने बता दिया है कि ब्लीडिंग जब हो रही है तो कैसे उसको चेक किया जा सकता है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग है तो क्या होगा कि प्रीप्यूस से या फिर वल्वा से या फिर एनस से उसके जो है ब्लड बाहर आएंगे, तो समझिए कि इंटरनल ब्लीडिंग आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, डॉक्टर से ही कांटेक्ट करना है। ये कुछ कलर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन है कि कैसा होगा, तो उसमें जो है ब्लड लॉस का साइन का दिखाया गया है। उसके साथ ही साथ आपको बॉडी टेम्परेचर भी आपको चेक करने हैं। अभी हमने हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया पढ़ाया था, तो उसमें लो बॉडी टेम्परेचर हाई बॉडी टेम्परेचर का क्या कैसे उसको कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो इस तरह से हम ये देख पाते हैं कि जो फर्स्ट एड है ये सब्स्टिट्यूट तो नहीं है वेटनरी ट्रीटमेंट का, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण अपना भूमिका अदा करता है। किसके लिए? पेन को रिड्यूस करने के लिए, या फिर कॉम्प्लिकेशंस जो होने वाले हैं कि अगर हम तुरंत अगर फर्स्ट एड नहीं देते और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे तो उसके लिए, और इवन फॉर द सेविंग ऑफ द लाइफ, अगर हम ऐसा दें तो लाइफ को बचाया जा सकता है फर्स्ट एड दे करके, और फिर डॉक्टर से कांटेक्ट किया जा सकता है। ये कुछ सोर्स है जहाँ से मटेरियल लिया गया है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।